Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. In the last class, I explained about the three important topics in the reference for the your paper. आज की क्लास के अंदर we will complete this chapter with the three important topic. सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वन, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए स्पेशली फॉर द एग्जाम. सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो वर्किंग कंडीशन है, जो एज 15 to 59 ईयर्स जो वर्क करता है वो किन दो स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर काम करता है, तो हमें उसको स्टडी करना है. तो लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसका क्वेश्चन तीन फॉर्म में आता है. टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा आप कैसे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, तो वो सजेशन आपसे पूछता है एज ए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है द पर्सन हु वर्क एंड जनरेट सम इनकम, दिस इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट. अगर इसी का काउंटर पार्ट आपको लिखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है द पर्सन वांट टू डू वर्क बट ही और सी डजंट हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास तीन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है. सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको बोलते हैं हिडन, या फिर इसका दूसरा नाम है डिसगाइज. सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने इसी से क्वेश्चन पूछा है. आप एक पॉइंट के अंदर इसको खत्म कर सकते हो कि व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क रादर देन रिक्वायर्ड. तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं. एक पर्सन काम करता है 10 रुपीज अर्न करता है, दूसरा पर्सन भी काम कर रहा है उसी के साथ मिलके, तब भी उसका जो प्रोडक्शन है 10 रुपीज का है, पर दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. इस तरह का डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो पाया जाता है वो भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है. एग्रीकल्चर में क्यों? क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों को काम नहीं मिलता, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है उसी अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन के अंदर. आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल भी बता रखा है. अ फैमिली हैव द 5 members, दे हैव द 2 hectares of land, और 2 members they are unable to get a job, they involved in their family work. इस कंडीशन में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि वो वर्क के अंदर इंगेज है पर उसकी नो प्रोडक्शन, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. वो काम भी कर रहा है पर प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 10 पे ही टिकी हुई है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही है. सेकेंड पॉइंट, नो कंट्रीब्यूट इन जीडीपी. ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर. इसे लास्ट क्लास के अंदर वी टॉक अबाउट द जीडीपी. तो 2 पॉइंट याद रखने हैं. हिडन या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे है, वेयर मोर पीपल आर एंगेज रादर देन रिक्वायर. इसका बड़ा एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर. वर्क क्या है, नो प्रोडक्शन. नो प्रोडक्शन मींस नो कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी. सेकंड इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आती है सीजनल. सीजनल का मतलब होता है कि जब आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर काम होता है और दूसरे टाइम में आपके पास काम नहीं होता है. स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपके पास क्या है, काम है. तो स्पेसिफिक कहां पे हो सकता है, जैसे रूरल के अंदर हम एग्जांपल लेंगे. एग्रीकल्चर में एक टाइम में जो क्रॉप्स को जब हम सोन करते हैं तो दे नीड टू द ह्यूज लेबर. इसका मतलब लेबर की डिमांड बढ़ी है. ये अर्बन में भी हो सकता है जब स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम के अंदर बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, इंडस्ट्रीज को. दूसरा कब हो सकता है, हार्वेस्टिंग के टाइम में. जब क्रॉप्स को वो हार्वेस्ट करेगा दे नीड टू द लेबर, पर रेस्ट ऑफ द टाइम द फार्मर डोंट नीड टू मच लेबर एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सोन एंड हार्वेस्टिंग. इसीलिए जब उसको लेबर की जरूरत नहीं है तो उस टाइम में हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर उसके पास वर्क है, दूसरे टाइम पीरियड में उसके पास वर्क नहीं है. तीसरा इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पे आपको डायरेक्टली पता लगता है कि एक पर्सन वांट टू डू वर्क, ही और सी डजंट हैव वर्क. उसके पास क्या नहीं है भाई, काम नहीं है. इसका एग्जांपल लिखोगे एजुकेटेड पीपल, और जैसे एज पर द एनसीईआरटी इन अर्बन एरिया. एक पर्सन ने अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया, ही और सी ट्राइंग टू गेट ए जॉब बट अनेबल टू गेट ए जॉब. इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे एज यू स्टडी इन द 9th क्लास. अभी आपको एज पर द एनसीईआरटी फॉर द 10th क्लास यू हैव टू लर्न 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे. पहला डिसगाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर पीपल एंगेज रादर देन रिक्वायर्ड. दिस इज द इंपॉर्टेंट. इसका आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फ्लोइंग अनएम्प्लॉयमेंट नॉट जनरेट नॉट कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी. सेकंड सीजनल है. थर्ड वन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड पीपल इन अर्बन.
अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी देश का वर्क फोर्स के पास काम नहीं है तो इसका मतलब वो वर्क फोर्स क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यू गिव द सजेशन, आप सजेशन दीजिए कि हाउ कैन वी क्रिएट या सॉरी जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता है दो फॉर्म में पूछा जाता है। पहला फॉर्म क्या होता है इसका, रूरल के अंदर कैसे कर सकते हो और अर्बन के अंदर कैसे कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है। अगर एग्जामिनर ने सिंपल आपसे पूछा कि सजेस्ट सम मेथड या सम वे टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया, तो सिंपल आप लिखिए। अगर मैं रूरल की बात करूं तो रूरल के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो होगा कि इफ द गवर्नमेंट फोकस ऑन बेसिक फैसिलिटीज। अब बेसिक फैसिलिटीज के अंदर अगर गवर्नमेंट फोकस करेगी, बेसिक फैसिलिटीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट 3 एरिया में दी जा सकती है लोगों को। जैसे एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ओपन कीजिए, दूसरा बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन कीजिए, हेल्थ के अंदर दे सकते हैं, और तीसरा कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इससे दो तरह का फायदा होगा, एक तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और दूसरा फायदा क्या होगा, इट लेड टू फोकस ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपके जो पीपल हैं दे विल कन्वर्ट इनटू द रिसोर्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है कि अकेला एजुकेशन के फील्ड में 35 लाख पीपल वर गिवन द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द डेटा गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन। सेकंड आप क्या लिखोगे, प्रोवाइड द लोन, प्रोवाइड द लोन एट चीपर रेट। जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको क्या करें, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करे, किसके ऊपर, चीपर रेट से। इससे दो चीजें कर सकते हैं वो। फर्स्ट थिंग दैट इफ दे टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर तो दे विल इन्वेस्ट थ्रू मॉडर्न इनपुट्स, वो ट्रैक्टर, HYVC, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, जिससे उनका क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर इनपुट हो गया। दूसरा आप इसके अंदर पॉइंट क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे ये कोट करोगे कि दे ऑल्सो यूज दिस लोन टू स्टार्ट देयर स्मॉल बिजनेस विच कैन बी स्टार्टेड इनिशिएटेड ऑन द डोमेस्टिक लेवल पे। तो वो अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। थर्ड वन, गवर्नमेंट क्या करे, डैम बनाए। क्या बनाए भाई, डैम। अब डैम बनाने से फायदा क्या है, वैसे डैम के नुकसान भी हैं और फायदे भी। अभी फायदे देखते हैं। डैम से क्या जनरेट करेगी गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रीज को भी ये प्रोवाइड की जा सकती है। सेकेंड वन, इट कैन बी यूज फॉर द इरीगेशन। किसके लिए यूज किया जा सकता है, इरीगेशन। अगर फार्मर्स को इरीगेशन मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसा एग्रीकल्चर एरिया है विच इज द टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। मॉनसून का मतलब है रेनफॉल, रेनफॉल होगा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इस कंडीशन में फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगा, फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगा तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा। इसके अलावा कुछ जनरल आइडियाज हैं, जैसे गवर्नमेंट शुड प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट द स्किल बेस्ड प्रोग्राम, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया। तो ये हम लिख सकते हैं। अर्बन के अंदर क्या हो सकता है, अर्बन में पहला पॉइंट तो सेम आप रिपीट कर सकते हो, एज इट इज एज। अर्बन के अंदर इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए पहला पॉइंट आप सेम एज इट इज एज लिख सकते हो, दूसरा सेम एज इट इज एज लिख सकते हो, क्योंकि अर्बन के अंदर देयर इज अ मोर पोटेंशियल फॉर द इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा हो सकता है। तीसरा आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी पर्सन है उसके लिए स्किल बेस एजुकेशन लानी चाहिए। अब जो स्किल बेस एजुकेशन होगी उससे क्या होगा, कोई स्किल डेवलप होगी। जब कोई स्किल डेवलप होगी तो उससे क्या होगा कि वो कोई भी बिजनेस प्रोफेशन अपना काम स्टार्ट कर सकता है, और इस कंडीशन के अंदर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा। तो 3+3 दो मैंने अलग से बताया कि गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट कैन प्रमोट द टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर भी काफी अच्छा ऑप्शंस है लोगों के पास, क्योंकि टूरिज्म, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि टूरिज्म भारत के अंदर इंप्लॉयमेंट और भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए। उनमें से एक सबसे बड़ा जो स्कीम है उसका नाम है नरेगा। अभी उसको बोलते हैं महात्मा गांधी जी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है भाई 100%, तो पहले लिखोगे नरेगा, नरेगा का फुल फॉर्म लिखोगे, आप लिखोगे इट वाज स्टार्टेड इन 2005 बाय द यूपीए। यूपीए क्या है, एक अलायंस का नाम है विच वाज मेड बाय द कांग्रेस। अगर और अच्छा लिखना है तो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह।
नरेगा का फुल फॉर्म लिखने के बाद आप लिखोगे इट वॉज रीनेम इन 2009 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी ऑन 2 अक्टूबर 2009 इट वॉज द रीनेम, और उसके सामने क्या लगा दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। अब इसका प्रोविजन क्या है, डायरेक्टली आप ऑप्शन पे जाओगे किस पे, प्रोविजन पे। प्रोविजन में आपने 3 पॉइंट्स कोट करने हैं। इट प्रोवाइड द 100 डेज गारंटीड एक्ट, तो ये आपको 100 दिन का काम देगी देगी। जब आप अप्लाई करोगे तो इट विल प्रोवाइड विद इन 15 डेज, 15 दिन में आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। इसके अंदर 33% क्या पे रिजर्वेशन है, किसके लिए, वीमेन के लिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसको ट्विस्टेड कर देगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर देगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और साथ में लिख देगा कि दिस इज द स्कीम फॉर द अर्बन एरिया ऑल्सो। नहीं, अर्बन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, किसके लिए, ओनली रूरल के लिए। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए किसी भी कंडीशन में, 100 डेज वर्क प्रोवाइड नहीं किया, सपोज करो 70 डेज का वर्क प्रोवाइड किया, 30 डेज का रह गया, इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब उसके लिए इसको पैसे दिए जाएंगे काम के लिए। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे स्कीम का मेन 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, काउंटर द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करना। दूसरा, टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, रूरल जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है जी। और इस स्कीम को पूरी तरह से कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, ग्राम पंचायत के साथ। तो ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि नरेगा के जो वर्कर हैं उनसे कौन से काम कराने हैं। तो आपको 5 वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका एक्रोनी, कब लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर, इसका रीनेम, प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव। अब ये बात अलग है कि कितनी सक्सेसफुल रही कितनी फेल रही, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ओनली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन के। कंपैरिजन का क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। यू कैन चेक द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले कंपैरिजन आता है किसके बीच में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेक्टर का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड के अंदर आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है। किसी भी सेक्टर को अगर आइडेंटिफाई करना है, इट इज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इट कैन बी आइडेंटिफाई बेसिस ऑन द वर्किंग कंडीशन। दिस क्वेश्चन हाईली रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम। कंपैरिजन लिखने का सबसे आसान और सबसे सुंदर तरीका क्या है, जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले लिखिए देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, सम रिटन बिलो, देन यू मेक ए टेबल। एक तरफ लिखिए ऑर्गेनाइज, दूसरी तरफ लिखिए अनऑर्गेनाइज। इट विल बी इजी फॉर द टीचर। जो मार्जिन स्पेस आप यूज करते हो, इस मार्जिन स्पेस को आप लोग यूज करोगे अपनी नंबरिंग के लिए। जैसे आप पहला पॉइंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे, इसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, द सेक्टर विच इज द कंट्रोल और रन, जिसको कंट्रोल कौन करती है, या रन बाय गवर्नमेंट और थ्रू नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ सकते हैं ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कंपैरिजन किसके आधार पे करना है, सेकंड पॉइंट लिखोगे बेसिस ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए वर्किंग कंडीशन। अब इसके अंदर वर्किंग कंडीशन जब आप लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, इसके सब पॉइंट्स बनाओगे 1 पॉइंट। इसके अंदर जो वर्किंग कंडीशन है सबसे पहले आप लिखोगे देयर इज अ फिक्स सैलरी। यहाँ पे जो फिक्स क्या है भाई, सैलरी है। सैलरी आपको क्या मिलती है, मंथली मिलती है। अब मंथली मिल रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, हॉलीडेज आर पेड। जैसे एक मंथ के अंदर 4 संडे आ रहे हैं, कोई नेशनल हॉलीडेज आ गया, कोई स्पिरिचुअल हॉलीडेज आ गया, किसी का भी आ गया, वो ऑल पेड है। सैलरी क्या पे मंथली है, हॉलीडेज क्या भाई पेड है। इफ यू आर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो इसके लिए क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। फोर्थ वन सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। सिक्योरिटी ऑफ जॉब का मतलब सिंपल सा है कि आपके अपॉइंटमेंट के बाद टिल टू द रिटायरमेंट यू विल डू योर जॉब। हाँ, कुछ इलीगल काम हो जाए, कोई नेचर ऑफ द जॉब जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ कुछ काम कर दिया जाए तो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में क्या लिखोगे, जैसे मेडिकल सर्विसेज। इसके अंदर आपको कुछ मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। पहले पेंशन होती थी, अब नहीं होती, तो आप एक वो लिख सकते हो ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, कुछ साल काम करने के बाद जब आप रिटायर्ड होंगे या उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ना चाहते हो, उसके बिहार पे आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पोर्शन मंथली आपको ग्रेचुइटी मिलेगा।
मंथली सैलरी का मतलब है कि आपके एक मंथ की, एक साल की 20 दिन की सैलरी, कुछ ऐसा कैलकुलेशन इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंसेस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लिख दीजिए पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब द सेक्टर विच इज द कंट्रोल एंड रन बाय द गवर्नमेंट। अब कितना आसान है इसको लर्न करना। जो मैंने यह एक लिखा हुआ है इसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे लिख दीजिए, कंट्रोल एंड रन। आप लिख दिए नॉट कंट्रोल एंड रन, नॉट रूल्स, ये कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता। वर्किंग कंडीशन सेम पॉइंट, फिक्स आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डेली वेजेस है। जिस दिन काम किया है उसी दिन के काम के पैसे मिलेंगे। इसका मतलब हॉलीडेज नॉट पेड, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नो, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नो। सिक्योरिटी ऑफ जॉब तो तब मिलेगी ना जब आपको सैलरी मंथली मिल रही है। जिस दिन आप काम करने जा रहे हो उसी दिन आपको सैलरी मिल रहा है। मेडिकल फैसिलिटी नो, ग्रेजुएटी नो, HRA नो। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, डेली वेजेस वर्कर। डेली वेजेस वर्कर शहर के अंदर भी है और रूरल के अंदर भी है। गांव के अंदर कौन सा है आपका एग्रीकल्चर लेबर, और यहाँ पे कौन सा है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर का मतलब डेली बेसिस पे लेबर, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर लिख सकते हो। तो एक तरफ आपने लिखना है कि ये वाले हैं और इसी का काउंटर पार्ट पे नो। अब बच्चे क्या करते हैं, इधर भी 1 2 3 लिख देते हैं। नहीं, 1 2 3 नहीं लिखना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल, example never is a point, example is only the example, or comparison never complete without the example. Let's be the last topic of this chapter. Same question आता है, differentiate between the public and private sector. फर्स्ट चैप्टर मैंने डेवलपमेंट का कराया था, उसमें आई टोल्ड यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक और प्राइवेट, या हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट कि दिस सेक्टर इज द पब्लिक और प्राइवेट। इसका मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही रूल एंड रेगुलेशन फॉलो बाय ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। अब इसका जब कंपैरिजन आता है तो इसी तरह से कि आप पहली लाइन तो वही लिखोगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सम रिटर्न आर बिलो एज पर द मार्क्स। वो नहीं लिखना एज पर द मार्क्स, बस सम रिटर्न बिलो, मार्क्स के अनुसार बताएं। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले लिखो मनी मीनिंग, द पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर विच इज द कंट्रोल एंड रन बाय। इसका मतलब इसके रूल एंड रेगुलेशन टोटली फॉलो बाय गवर्नमेंट है। सारे राइट किसके पास है भाई, गवर्नमेंट के पास है। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर होता है इसके जो चार्जेस हैं, इट ऑल्सो चार्ज, या तो आप लिखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में भारत के अंदर एक राइट है फ्री ऑफ एजुकेशन, बिलो टू द एज ऑफ 14 ईयर्स चाइल्ड दे कैन गेट ए फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। या फिर क्या होगा, मिनिमम चार्जेस, बहुत कम चार्जेस होंगे, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो 5 या 10 रुपीज का आपका स्लिप बनेगा। तीसरा लिखता है इसका पर्पज क्या है, सिंपल सा है, पर्पज है पब्लिक वेलफेयर, इट हैज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द पब्लिक वेलफेयर। फिर आप लिखोगे इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इसलिए लिखोगे, 3 पॉइंट लिख सकते हो कि पहला, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट मीन दैट इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज। ये आपको लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, ये क्या करता है, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, विच इज द एसेंशियल फॉर योर डेवलपमेंट। सेकेंड थिंग दैट ऑल द पीपल कैन नॉट अफोर्ड द सर्विसेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा, आपके देश के लोगों को बहुत सारे को ये क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, पर दिस इज नॉट ए डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, या फिर BSNL लिख दीजिए, इंडियन रेलवे लिख दीजिए। इसके अलावा और भी आपको जो लगता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू कैन राइट डाउन। अब इसका कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट के साथ। इट इज अ कंट्रोल और रन बाय इंडिविजुअल, किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, या फिर ग्रुप हो सकता है पार्टनरशिप में। इसका मतलब सारे राइट इनके पास होंगे। इसमें चार्जेस क्या होते हैं, ऑलवेज हाई, चार्जेस क्या है भाई, हाई है। पर्पज क्या होता है, हमेशा टू अर्न द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे अभी क्या है, जैसे अभी इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इट्स अ बेटर, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा इन द कंपैरेटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पर किसी भी देश का डेवलपमेंट किससे होता है, पब्लिक सेक्टर से होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज दोज पीपल कैन अफोर्ड, जो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन। 3 topics we done in the last class, 3 topics done in this class. Only you have to prepare the 6th question. So we will meet in the next class with the important topics. Thank you.